दिनांक 19 मार्च 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम इसका सीधी और सरल भाषा में विश्लेषण सीपी के कॉर्नर पर कर रहे हैं। इसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, कौन से फॉर्म इसमें फिल किए जाएंगे, साथ ही कर्मचारी का पहले से चल रहा प्रेन ही आगे वर्क करेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होने वाले हैं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। विनियम 3 के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति विकल्प चयन अवधि समाप्त होने से पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित रीति से विकल्प का चयन करेगा। इसमें सबसे पहले है कोई केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को राजकीय सेवा में कार्यरत है और एनपीएस में शामिल है, वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत नामांकन के लिए अनुसूची 1 के फॉर्म A2 में संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी यानी डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इन विनियमों के अनुरूप होगा। दूसरा प्रकार इसमें है कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले किसी नए भर्ती कर्मचारी के लिए एनपीएस के तहत मौजूदा नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन यदि ऐसा नया भर्ती कर्मचारी एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनता है तो वह अनुसूची 1 के फॉर्म A1 में संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इन विनियमों के अनुरूप होगा। तीसरा प्रकार इसमें है कि कोई पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुका है या फिर मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्त हुआ है और जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था, वह अनुसूची 1 के फॉर्म B2 में केवाईसी दस्तावेजों के साथ संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा ताकि इन विनियमों में निर्दिष्ट रीति से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प के तहत लाभ प्राप्त कर सके। और चौथा प्रकार उन कर्मचारियों के लिए है जो मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जिन्होंने अधिवर्षीयता प्राप्त की है या मौलिक नियम 56 के तहत रिटायर किए गए हैं और एनपीएस के अंतर्गत उन्हें शामिल किया गया था, और यदि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ पाने के हकदार हैं तो उनके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट रीति से जब ऐसे लाभ दे और भुगतान के योग्य हो जाते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम विकल्प के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों के साथ अनुसूची 1 के फॉर्म B6 में संबंधित डीडीओ को एक आवेदन जमा करना होगा। आइए अब देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो अनुसूची 1 में यथा लागू जो भी सूचीबद्ध फॉर्म है जैसे A1, A2, B2 और B6 इन्हें CRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या फिर कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को भौतिक रूप से भी जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद CRA पोर्टल के माध्यम से सभी फॉर्म के ऑनलाइन प्रस्तुत करने की स्थिति में CRA उस व्यक्ति को एक पावती प्रदान करेगा और साथ ही साथ इसे सत्यापन हेतु डीडीओ को भेजेगा। डीडीओ कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद CRA प्रणाली में अपडेट करेगा और इसे वेतन और लेखा अधिकारी यानी PAO को प्रमाणीकरण के लिए अग्रेषित करेगा। यदि उपनियम 1 में उल्लिखित व्यक्ति CRA पोर्टल के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चयन करने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख के पास सीधे या डीडीओ के माध्यम से भौतिक रूप से भी फॉर्म प्रस्तुत करने की सुविधा होगी।
ऐसे मामले में कार्यालय प्रमुख विकल्प की जानकारी डीडीओ को अग्रेषित करेगा। डीडीओ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त आवश्यक जानकारी के आधार पर CRA प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट करेगा और इसे प्रमाणित करने के लिए PAO को अग्रेषित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी उपनियम 1 के तहत ऑप्शन का चयन करने के लिए पात्र है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर NPS के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प का चयन नहीं करता है, उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम विकल्प के बिना NPS के तहत जारी रखने के लिए माना जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। रजिस्ट्रेशन में शामिल जो फॉर्म है A1, A2, B2 और B6 को किस तरह से फिल किया जाएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो करने वाले हैं। तो बने रहिए CP के कॉर्नर के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।